नमस्कार किसान भाई, कृषि कल्चर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अरमान बंटी। आज के वीडियो में हम किसान आंदोलन के बारे में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप मतलब कि किसानों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उनके बारे में बात करेंगे। 5 सवाल जो कि मुझे अहम लगते हैं कि जो कि आपको जाने चाहिए। पहला है कि फार्मर प्रोटेस्ट क्यों करते हैं। ये बेसिक सवाल है क्योंकि पिछले कुछ साल में जो ये रिफॉर्म्स आए उनको हटा देने के बाद किसानों ने आंदोलन को बंद कर दिया। तो ऐसा तो क्या जरूरत पड़ी कि ये दूसरी बार आंदोलन करने के लिए। दूसरा है कि क्या ऐसी स्थिति है सरकार जिसकी वजह से वो किसान की मांगे पूरी नहीं करती। तीसरा है कि किसान की मांगे आखिरकार क्या है। चौथा सवाल जो कि एक अहम सवाल है वो है कि क्या आंदोलन का हेतु खेती बाड़ी के नियम को बदलने से आगे बढ़े कुछ और है। और पांचवा और एक क्रिटिकल सवाल है कि क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक और बोनस फैक्ट है जो कि वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। पूरी कहानी जानने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। पिछले आंदोलन में जो 3 नियम थे उसको निकालने और कुछ ऐसी मांगे थी कि पूरे करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। गवर्नमेंट और किसान की जो बात होती है जिसके तहत 3 नियम गवर्नमेंट विड्रॉ कर देती है, निकाल देती है। और कुछ ऐसी जो मांगे थी किसान की वो उसी समय पूरी कर देती थी, लेकिन 5 ऐसी मांगे थी जो कि उस समय पूरी नहीं हुई और उनके ऊपर एक कमेटी का गठन होता है। जो कमेटी के तहत किसानों को एक तसल्ली मिलती है कि हाँ हमारे काम पूरे हो रहे हैं, इस वजह से उस आंदोलन को वहीं रोक दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे किसानों के साथ गवर्नमेंट आंदोलन हो चुकी थी तो अब फिर से आंदोलन क्यों हो रहे हैं। तो जो भी कुछ बातें जो कुछ इनकी मांगे थी वो अधूरे रह चुके और 3 से 4 ऐसी मांगे है नहीं जो किसान पूरी करवाना चाहते हैं। अब जबकि इलेक्शन में 2 मंथ बाकी है तो इसीलिए अब ये आखिरी कुछ वक्त है जिसमें किसान अपनी ये मांगे पूरी करवा सकते हैं। पर क्या ये पूरा सच है? तो चलिए पूरा सच जानते हैं। तारों की लंबी फेंसिंग, शंभू बॉर्डर पर लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का तनाव है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले पुलिस कोई भी हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दूसरा सवाल है कि आखिर फार्मर की डिमांड्स क्या है। तो 8 डिमांड फार्मर के द्वारा की गई है। पहली डिमांड है कि ये जो गारंटी गवर्नमेंट का एमएसपी मिलता है, एक गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलता है फार्मर्स को, वो हर कमोडिटी को लगना चाहिए। अराउंड 150+ कमोडिटीज़ है जिनके ऊपर ये जो है एमएसपी का गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट होना चाहिए। दूसरी डिमांड इस पहले डिमांड के अंदर आती है वो है कि कंटिन्यू दी करंट प्रोक्योरमेंट अरेंजमेंट अंडर द एक्ट ऑफ एपीएमसी एमएसपी। ये क्या कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आए एमएसपी वुड बी परमानेंट, वो परमानेंट होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट उसको इन फ्यूचर रिमूव नहीं कर पाए, ऐसा कोई अधिनियम आना चाहिए। तीसरा है कि रिस्ट्रिक्ट फॉरेन मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स फ्रॉम द एंटरिंग इनटू द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बाहर की जितनी कंपनीज है जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आके इंडियन फार्मर्स के ऊपर एक क्या हो सकता है कि कंट्रोल रख पाए, तो उन सबको रोकने के लिए तीसरी डिमांड है। और चौथी जो डिमांड है वो है कि इंश्योर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एसेंशियल कमोडिटीज। मतलब कि एसेंशियल कमोडिटी से मतलब है कि जैसे कि हमारा ग्राउंडनट हो गया, पल्सेस हो गए, ऑयलसीड हो गए, हमारे धान्य पाक है, तो उस सब का जो ट्रांसपोर्टेशन है एपीएमसी तक या तो कोई मार्केट तक, तो वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आ पाए, ऐसा कुछ अधिनियम होना चाहिए। दूसरी डिमांड है वो है कि रिपील द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरमेंट एंड फार्मर सर्विस एक्ट, वो एक्ट आना चाहिए। उसके अंदर वो क्या कहना चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट दी स्वामीनाथन रिपोर्ट एंड इंश्योर दी क्रॉप प्राइसेस अकॉर्डिंग टू दी C2+50। अब ये C2+50 क्या है? देखिए C2 का मतलब है कि अगर किसी कॉमोडिटी पे है किसी की प्राइस, तो C2 ये अगर 100 अगर हम प्रेडिक्ट कर लें एमएसपी को, तो +50 हो जाएगा कि उसका 50%, मतलब कि
जो चीज़ 100 रुपये की हो 150 रुपये में गवर्नमेंट खरीदनी चाहिए। दूसरा है वो है कि प्रोहिबिट दी फॉरेन मल्टीनेशनल एंड डोमेस्टिक कोऑपरेटर्स फ्रॉम बाइंग, लीजिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग फार्मर्स प्रॉपर्टीज एंड गवर्नमेंट इंश्योर्ड लैंड। सो ये कहना चाहती है कि कोई फॉरेन कंपनी या मल्टीनेशनल कोई पर्सन है वो यहाँ पे लैंड वो नहीं कर सकता। यहाँ की लैंड जो कि गवर्नमेंट इंश्योर्ड है या तो फार्मर इंश्योर्ड हो सकती है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं ला सकते। तो ये एक काइंड ऑफ कि फॉरेन का जो है मूवमेंट है वो फार्मर रोकने के लिए ये ऐसा प्रयास कर रहे हैं। एक और है कि एलिमिनेट द इंटरफेरेंस ऑफ द बिग डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इनपुट्स and agricultural input available as the affordable prices at government level। ये जो अधिनियम आने वाले थे उनको रोकने के लिए फार्मर्स आर सेइंग कि एलिमिनेट ऑल दोस इंटरफेरेंस फ्रॉम द फॉरेन एंड डोमेस्टिक कंपनीज जो कि एक सस्ते दाम पे हम इनपुट्स खरीद पा रहे हैं, यूरिया है, डीएपी है, या तो कोई ऐसे इनपुट्स सीड्स है जिन पे गवर्नमेंट लो प्राइसेस ला रही है, उनका ये उपयोग ना कर पाए और ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसान कर पाए, और उसके लिए इंश्योरेंस के लिए एक और चीज़ की डिमांड है। अब तीसरी जो किसानों के द्वारा मांग की गई है वो है रिपील द एसेंशियल कमोडिटी लो जो है 1965 का, उसमें अमेंडमेंट्स आए थे, कुछ सुधार किए गए थे 2020 में, उनको हटाने की मांग की गई है। एसेंशियल कमोडिटी मतलब कि ज़रूरी जीवन के लिए, निर्वाह के लिए ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको दिख रही होगी, वो सभी चीज़ें जो है उसके लिए जो एक एक्ट है उसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहा जाता है। विड्रॉ दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट अंडर द इलेक्ट्रिसिटी ऑर्डिनेंस 2020 में ऑर्डिनेंस आया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जिसके अंदर क्या था कि सेंट्रलाइज होती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस वो डिसेंट्रलाइज करके उसमें जो प्राइसेस में सब्सिडीज डाली जाती है, जिससे करके कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो किसान को भरना पड़ता है मोटर के लिए, तो वो जो है वो अब डिसेंट्रलाइज किए जाने की बात हुई थी इसमें, और उसके तहत कोई भी स्टेट अपने अनुसार सब्सिडी की परसेंटेजेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस डिसाइड कर सकता है, तो उससे किसानों को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ सकता है। इसीलिए जो है यहाँ पे इस अमेंडमेंट को भी जो है वो पीछे रहने की बात की गई है। पांचवी जो किसानों के द्वारा मांग की गई है वो है फ्यूल प्राइसेस मस्ट बी डिटरमाइंड एज पर द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ द क्रूड ऑयल, एलिमिनेट द टैक्सेस ऑन फ्यूल। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि किसानों को एक और मांग है जो कि किसानों को फ्यूल पे भी सब्सिडी मिलनी चाहिए, और यहाँ पे जो बात की गई है वो क्या कहना चाहते हैं कि करंटली जो कि इंडिया फ्यूल पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस गवर्नमेंट जो है वसूल रही है, तो देश शुड बी अंडर कंट्रोल, वो जो है कम करनी चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार होने चाहिए। यही जो मांगे वो है रिपील द स्लो पॉल्यूशन ऑर्डिनेंस 2020, जिसके अंदर दिल्ली में जो पॉल्यूशन के जो है केसेस बहुत जो बढ़ गए थे उसको रोकने के लिए एक पॉल्यूशन कंट्रोल का ऑर्डिनेंस लाया गया था। सो बेसिकली फार्मर जो है उसको पीछे लेने के बारे में यहाँ पे मांग कर रहे हैं। सातवीं जो मांग है वो है कि जुडिशरीज जो है वो सेंट्रलाइज होते हैं, जो कुछ ऐसे एसेंशियल मुद्दे फार्मिंग के रिलेटेड कंप्लीटली सेंट्रल डिसीजन नहीं होना चाहिए, रीजनल स्टेट होना चाहिए। और जो डिमांड है वो है अनकंडीशनल रिलीज डेट ऑफ द अरेस्टेड प्रो डेमोक्रेसी इंटेलेक्चुअल एंड एंटी सीएए एक्टिविस्ट स्टॉप सपोर्टिंग डिसेंट। तो ये बहुत ही अजीब मांग है, मतलब 15,000 किसान है इस समय आंदोलन में, अराउंड 2000 जो है फार्मर्स की यूनियन एक साथ यहाँ पे आ चुकी है। इंडिया का लगभग 60% वर्कफोर्स किसानी में लगा हुआ है, और यहाँ पे इंडिया लेवल पे जहाँ पे किसान आंदोलन हो रहा है, मतलब कि हाँ सारे स्टेट नहीं जुड़े हैं लेकिन इट इज दी इंडिया लेवल। सो अब यहाँ पे ऐसी तो क्या किसानों को इन जो है आंदोलनकारियों को छुड़वाने की जरूरत है जो कि किसानों के साथ कुछ रिलेशन नहीं रखते हैं। तो ये जो एक एक्ट आया था CAA, केसेस अगेंस्ट दी फार्मर लीडर्स, 86 लोगों को के अगेंस्ट केसेस फाइल किए गए थे, इनको भी पीछे लेने के बारे में यहाँ पे बात की गई थी। और CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में कुछ प्रोटेस्टर्स थे,
उनको छुड़वाने के बारे में हमने बात की गई है। तो अब जानना जरूरी है कि आखिरकार इनको छुड़वा के देश के किसान को क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि गवर्नमेंट इन डिमांड्स को पूरी क्यों नहीं कर रही है। तारों की लंबी फेंसिंग, शंभू बॉर्डर पर लोहे और सीमेंट के भारी भरकम बैरिकेड, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस का तनाव है। किसानों की दिल्ली कूच से पहले पुलिस कोई भी हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कटी रेता, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर टोटल गवर्नमेंट 30 कमोडिटीज के लिए एमएसपी जारी करती है, जिसका टोटल खर्च 2.75 लाख करोड़ रुपीस है। अगर सभी कमोडिटीज के ऊपर एमएसपी लगाई जाए तो ये अराउंड 10 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट से भी ज़्यादा हो जाएगा। एक और बात यह है कि जिन कमोडिटीज़ पे एमएसपी जारी किया जाता है वो सभी नॉन पेरिशेबल है, यानी कि वो जल्दी बिगड़ती नहीं है। जबकि सभी कमोडिटी पे एमएसपी लगाई जाएगी तब ऐसी कमोडिटी जो कि लंबे समय पे बिगड़ जाती है वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट को एक स्पेशलाइज्ड स्टोरेज स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, जो कि बहुत ही हाई कॉस्ट। अगली डिमांड जो है वो है 58 साल से ज़्यादा उम्र के सभी किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। अब इसका कॉस्टिंग निकलता है 18.4 लाख करोड़ रुपए, जो कि अराउंड होता है जब कोविड रिलीफ पैकेज रिलीज़ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना था। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट। लाखीमपुर खीरी हत्याकांड जो हुआ था उसमें उन लोगों के परिवारजनों को मुआवजा देना और जो है दोषियों को सज़ा देने की यहाँ पे किसानों के द्वारा मांग की गई। जैसे हमने आगे बात की थी कि जो किसानों के अगेंस्ट केसेस दर्ज हुए हैं उनको भी पीछे लेने की यहाँ पे बात हुई है। अब बात होती है कि इन सभी डिमांड्स को इन टोटल कैलकुलेट किया जाए तो ये कॉस्टिंग निकलता है, ये इन टोटल निकलता है। इंडिया का 2023-24 का बजट विदाउट डेप्थ था 45 लाख करोड़। और यहाँ पे जो किसानों की जो ये 8 डिमांड्स है, इनका खर्च अगर निकाला जाए, इनका जो टोटल कितना पैसा की ज़रूरत होगी वो देखा जाए तो ये होता है 43 लाख करोड़। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मशहूर अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर कहते हैं कि किसानों के लिए ये 3 रिफॉर्म्स बहुत ही ज़रूरी थे। वो यह भी कहते हैं कि कुछ ही स्टेट के फार्मर्स के द्वारा इसका विरोध क्यों हो रहा है, बाकी के स्टेट को इससे दिक्कत क्यों नहीं है। इन सबको लेके नोएडा के किसानों के द्वारा अलग ही डिमांड है। नोएडा में खेतों के बीच से निकली सड़क का मुआवजा किसानों को दिया जा चुका है, फिर भी वो उसमें कुछ परसेंट मुनाफा और चाहते हैं। बतौर हर परिवार से एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर भी डिमांड की जा रही है। The city of Noida and Greater Noida have escalated their protest through the Kisan Mahapanchayat, pressing for a 10% आप एक सोचने पे मजबूर करने वाली टाइमलाइन है जिसको आपको भी समझना चाहिए। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है। उसके ठीक 4 दिन बाद 26 जनवरी 2024 को किसान यूनियन की मीटिंग होती है। उसमें डिसाइड होता है क्या, क्यों और कैसे करना है। एक और ऐसी डेट है 15 नवंबर 2023, जब पीएम किसान योजना के तहत 18,000 करोड़ का पैकेज रिलीज होता है। एग्जिट उसके 10 दिन बाद 26 नवंबर 2023 को किसान आंदोलन फिर से शुरू होने की बात शुरू होती है। 22 जनवरी 2023 को राम मंदिर कंस्ट्रक्शन की अनुमति मिलती है। उसकी एग्जिट 1 मंथ बाद 27 जुलाई 2023 को किसान आंदोलन शुरू होता है। कुछ और ऐसे आंदोलनकारियों के द्वारा दिए गए बयान क्रिटिकल लग सकते हैं, जिसमें खालिस्तान पाकिस्तान की बातें की जा रही है। आप खुद ही सुनिए। ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। एक और क्लिप है जिसमें जगजीत सिंह धालीवाल जो कि किसान लीडर है वो क्या कह रहे हैं, आप देखिए। ग्राफ बहुत मंदर की वो नुकसान है, वो ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ। फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 को लीड कर रहे हैं 3 चेहरे, राकेश टिकैत, योगेंद्र सिंह उग्रहन और बैक चैनल से इनको सपोर्ट मिल रहा है योगेंद्र यादव का। अब ये तीनों जो है वो अपने अपने जो किसान यूनियन है उनके टॉप लीडर रह चुके हैं।
सबसे पहले बात करते हैं योगेंद्र यादव की। अब ये किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि यही कहते हैं कि देश में फार्म लॉ जैसा कोई नियम होना चाहिए। सुनिए। कोई ना कोई तरीका इसका निकालें जिससे किसान जो वो डायरेक्टली मार्केट को एक्सेस कर सके। आज क्या है कि जो बेचने वाला है और जो अंततः खरीदने वाला, जो उत्पादक है और जो कंज्यूमर है, उसके बीच में साथ ले गए। योगेंद्र जी तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने फार्मर्स प्रोटेस्ट किसानों के हक से ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट को नीचे गिराने के लिए किया है। यह भी सुनिए। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, किसान आंदोलन की भूमिका की पिच तैयार। ये कुछ न्यूज़ क्लिप्स व फोटोज है आपकी स्क्रीन पे, ये आपको देख के कुछ अंदाज आएगा, तो जरूर देखिएगा। जो मैंने शुरुआत में बोला था कि एक बोनस में फैक्ट बताऊंगा, वो है कि पंजाब हरियाणा के किसान ज़्यादा आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो बात ये है कि एमएसपी के ऊपर जो किसान बेचते हैं उसमें पंजाब के किसान 35% अपना प्रोड्यूस एमएसपी के तहत बेचते हैं, वहीं हरियाणा के किसान 25% प्रोड्यूस एमएसपी के तहत बेचते हैं। वहीं अगर हम अपने गुजरात के बारे में बात करें तो वो 2.5 ही है, मतलब ये बहुत कम है। और पंजाब और हरियाणा के जो मेन क्रॉप्स है, मतलब कि व्हीट और राइस, जो कि बीपीएल के तहत राशन में दिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट को उन क्रॉप्स को खरीदना बहुत आसान बन जाता है, जो कि ऐसी फसलें हैं। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट अगर इनको कम्प्लीटली फुलफिल ना कर पाए इन डिमांड्स को, तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि विदाउट फार्मर नो इकोनॉमी कैन सर्वाइव। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। नो फार्मर नो फूड। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।